हेलो दोस्तों। ये जो किताब आप देख रहे हैं इसे पूरी दुनिया के सरकारों ने मिलकर बैन लगा दिया था। आइए जानते हैं क्यों, एक पॉडकास्ट की मदद से। भविष्य कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर 20वीं सदी के दो लेखकों जॉर्ज ऑरवेल और एल्डस हक्सले ने इस पर इतना सोचा कि भविष्य की दो कह सकते हैं कि डरावनी तस्वीरें बना दी। सही कहा। एक तरफ है 1984 और दूसरी तरफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये आने वाले समय के लिए चेतावनियां थी। एक में डर और दमन का राज है तो दूसरे में सुख और सुविधाओं का एक जाल। दो बिल्कुल अलग रास्ते पर मंजिल एक ही लगती है, इंसानी आजादी का अंत। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो विश्लेषण करते हैं कि नियंत्रण, निगरानी और प्रोपेगेंडा पर उनकी जो भविष्यवाणियां थी वो आज की दुनिया में कितनी सटीक बैठती हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि किसका दुस्वप्न हमारी हकीकत के ज्यादा करीब है, ऑरवेल का जो डर और डर से काबू करते हैं, या हक्सले का जो आनंद और उपभोग से। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। चलिए। तो दोनों उपन्यासों में समाज पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन तरीके जमीन आसमान के हैं। 1984 की दुनिया तो सीधी सीधी डरावनी है। हाँ, वहाँ डर का माहौल है, एक ऐसा खौफ जो हर पल हर जगह महसूस होता है। बिल्कुल। ऑरवेल की ओशिनिया में पार्टी टेलीस्क्रीन नाम की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ टीवी नहीं है, ये कैमरे और माइक्रोफोन भी हैं जो हर नागरिक पर 24 घंटे नजर रखते हैं। आपकी हर हरकत, हर फुसफुसाहट, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उपन्यास का जो मेन कैरेक्टर है विंस्टन स्मिथ, वो इसी खौफ में जीता है कि कोई सुन लेगा। हाँ, कि उसकी एक फुसफुसाहट से ऊंची कोई भी आवाज पकड़ ली जाएगी। ये वहम और शक पर आधारित कंट्रोल है, जहां डर ही सबसे बड़ा हथियार है। ये तो हुआ सीधा सीधा डराना, मतलब जबरदस्ती काबू में रखना। लेकिन हक्सले का तरीका वो मुझे इससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है। क्यों? क्योंकि वो इतना छिपा हुआ है कि शायद पता भी ना चले। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में नियंत्रण के लिए सुख का इस्तेमाल होता है। हाँ, और यही बात उसे आज के जमाने के लिए ज्यादा रेलेवेंट बनाती है। हक्सले की दुनिया में लोगों को सोमा नाम की एक सरकारी ड्रग दी जाती है। ड्रग? हाँ, एक दवा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई हैंगओवर नहीं। जब भी कोई उदास हो, तनाव में हो या कोई मुश्किल सवाल सोचने लगे तो वो सोमा की एक गोली ले लेता है और सब ठीक हो जाता है। सब ठीक। वो सब कुछ भूलकर एक नकली खुशी में डूब जाता है। समाज को डराकर नहीं, बल्कि भोग विलास और आनंद में डुबोकर कंट्रोल किया जाता है। मतलब उन्हें विद्रोह करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल, जैसा हक्सले कहते हैं, वो अपनी बेड़ियों से प्यार करने लगते हैं। अपनी बेड़ियों से प्यार करना, ये सोचने में भी अजीब लगता है। मतलब अगर आप इतने खुश और व्यस्त हैं कि आपको अपनी गुलामी का एहसास ही ना हो, तो क्या आप सच में आजाद हैं? यही तो सवाल है। और इस तरह का कंट्रोल बिना निगरानी के तो मुमकिन नहीं है। ऑरवेल जी, वो टेलीस्क्रीन वाली बात आज तो वो हकीकत बन गई है ना? हमारे फोन, स्मार्ट स्पीकर, हर जगह लगे कैमरा। सच है, टेक्नोलॉजी के मामले में ऑरवेल की कल्पना सच हो गई है, बल्कि हम उससे भी आगे निकल गए। आगे निकल गए कैसे? स्रोतों के अनुसार आज की ज्यादातर निगरानी कैरियर असिस्टेड है। मतलब हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, कैमरों के जरिए होती है। कंपनियां और सरकारें हमारी लोकेशन, हमारी शॉपिंग, हमारी बातचीत, हम ऑनलाइन क्या खोज रहे हैं, सब कुछ ट्रैक कर सकती हैं। सब कुछ। हमारी निजी जानकारी अब एक बहुत बड़ा बाजार है, एक प्रोडक्ट है। इस लिहाज से हम ऑरवेल की दुनिया में जी रहे हैं, जहां प्राइवेसी लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की डॉक्टर टाइन डायले समनर बताती हैं कि ऑरवेल की निगरानी एक दिशात्मक थी, यूनिडायरेक्शनल। एक दिशात्मक मतलब एक ताकतवर स्टेट या बिग ब्रदर है जो ऊपर से अपने नागरिकों पर नजर रख रहा है। आज की निगरानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पेट्री, हम खुद हिस्सा लेते हैं। हाँ, हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, अपनी लोकेशन, अपने विचार खुशी खुशी शेयर करते हैं। हम अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना देते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी प्राइवेसी कहाँ गई। मतलब हम स्वेच्छा से अपनी जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, हम खुद ही अपने बिग ब्रदर बन गए हैं। वाह। डॉक्टर समनर इसे समझाने के लिए लेखिका सामंथा श्वेबलिन के नॉवल लिटिल आइज का एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो क्या है? उस नॉवल में केंटुकी नाम के प्यारे से रोबोट जैसे पालतू जानवर होते हैं। लोग उन्हें खरीदते हैं और वो उनके घर में उनके पीछे पीछे घूमते हैं। सुनने में तो काफी क्यूट लग रहा है। कैमरा और माइक्रोफोन है और उसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठा कोई अजनबी
क्या? कोई अजनबी रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। वो आपकी पूरी जिंदगी देख सुन रहा होता है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो देखे जा रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो देख रहे हैं और वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरे बाप रे! ये आज की मल्टी डायमेंशनल निगरानी का सटीक चित्रण है। हम दर्शक भी हैं और देखे जाने वाले भी। ये तो ऑरवेल की टेलीस्क्रीन से भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि ये हमारी मर्जी से हमारी आंखों के सामने हो रहा है। सही कहा। ठीक है, तो निगरानी का तरीका बदल गया है, हम खुद इसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन लोगों को इस नियंत्रण के लिए तैयार कैसे किया जाता है? मुझे लगता है यहाँ प्रोपेगेंडा का रोल आता होगा, है ना? बिल्कुल। प्रोपेगेंडा नियंत्रण का दूसरा बड़ा हथियार है और यहाँ भी दोनों उपन्यासों में जमीन आसमान का फर्क है। 1984 में प्रोपेगेंडा बहुत क्रूर और सीधा है। वहाँ सत्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, जिसका काम ही झूठ फैलाना है। नाम सत्य मंत्रालय और काम झूठ फैलाना। हाँ, यही तो ऑरवेल का व्यंग है। ये मंत्रालय इतिहास को रोज बदलता है ताकि वो पार्टी की विचारधारा के हिसाब से फिट बैठे। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू का नारा इसी दमनकारी प्रोपेगेंडा का प्रतीक है। ये तो हुआ जबरदस्ती वाला प्रोपेगेंडा, जहां सच को मिटाकर झूठ थोपा जा रहा है। पर हक्सले की दुनिया में तो सब खुश थे। वहां प्रोपेगेंडा कैसे काम करता था? वहाँ प्रोपेगेंडा कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद का रूप ले लेता है। कंज्यूमरिज्म मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना। हाँ, लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि नई चीजें खरीदना और पुरानी चीजें फेंकना एक अच्छी आदत है। उनका एक मंत्र है, एंडिंग इज बेटर देन मेंडिंग, यानी सुधारने से बेहतर है खत्म कर देना। ये तो आज की फास्ट फैशन और हर साल नया फोन लॉन्च होने वाली दुनिया की याद दिलाता है ताकि अर्थव्यवस्था चलती रहे और सबसे जरूरी लोग व्यस्त रहें, उन्हें सोचने की फुर्सत ही न मिले। सही। आज का समाज देखिए, जहां विज्ञापन हर स्क्रीन पर, हर मोड़ पर हैं। हमें यकीन दिलाया जाता है कि खुशी भौतिक चीजों से जुड़ी है। ये हक्सले की दुनिया की सीधी झलक है। ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है जो हमें डराता नहीं बल्कि हमें लुभाता है। और ये फिर से हक्सले के सुख से नियंत्रण वाले विचार से जुड़ता है। हाँ, जैसे सोमा ड्रग नेगेटिव भावनाओं को दबाने के लिए थी, वैसे ही आज हमारे समाज में मूड मैनेजमेंट दवाओं का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। एक स्रोत बताता है कि 8 में से 1 अमेरिकन एंटी डिप्रेसेंट लेता है। 8 में से 1? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ट्रेंड को दिखाता है। मतलब हम अपनी मुश्किल भावनाओं से जूझने के बजाय उन्हें शांत करने के लिए दवाइयों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हक्सले ने दशकों पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। कमाल है। पर यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। स्रोतों के अनुसार 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए तो अचानक 1984 की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। लोगों को अचानक 70 साल पुरानी किताब में अपनी दुनिया क्यों दिखने लगी? क्योंकि उस दौर में डबल थिंक और न्यूज स्पीक जैसी ऑरवेलियन बातें हमारे पोस्ट ट्रुथ युग में बहुत रेलेवेंट हो गईं। न्यूज स्पीक और डबल थिंक, ये क्या है? न्यूज स्पीक का मतलब है भाषा को इस तरह तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना कि सच को छुपाया जा सके, और डबल थिंक का मतलब है एक ही समय में 2 बिल्कुल उल्टे विचारों को मानना और दोनों को सच मानना। अच्छा। जब ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स यानी वैकल्पिक तथ्य जैसी बातें कही जाने लगीं तो लोगों को लगा कि वो ऑरवेल की दुनिया में जी रहे हैं, जहां सच वो है जो पार्टी कहती है। और सोशल मीडिया ने तो इस आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। डॉक्टर समनर इसे एक परफेक्ट स्टॉर्म कहते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया का एल्गोरिदम था जो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक भाषा में न्यूज स्पीक का इस्तेमाल बढ़ रहा था, और साथ ही हमारे फोन के जरिए हमारी निगरानी भी चरम पर थी। इन सब ने मिलकर ऑरवेल की दुनिया को फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। सही कहा। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। चैट जीपीटी जैसी चीजें आने के बाद क्या ये किताबें अब भी उतनी जरूरी है? ये सबसे आकर्षक बात है। डॉक्टर समनर का अनुमान है कि चैट जीपीटी जैसे AI के आने से 1984 की बिक्री में एक और उछाल आ सकता है। एक और उछाल? AI की वजह से? वो क्यों? इसकी वजह ये है कि अब हम एक नई और शायद ज्यादा गहरी दुविधा का सामना कर रहे हैं। अब तक लड़ाई सच और झूठ के बीच थी। AI के आने के बाद
अब लड़ाई असली और नकली के बीच हो गई है। मतलब अब सिर्फ ये नहीं पता लगाना कि खबर सच्ची है या झूठी, बल्कि ये भी पता लगाना है कि उसे लिखा किसी इंसान ने है या मशीन ने। बिल्कुल, ये एक अलग ही लेवल की मुश्किल है। सही बात है। अब हमें ये सवाल पूछना पड़ रहा है कि जो हम पढ़ या देख रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो किसी इंसान ने बनाई है या एआई ने? इससे ऑथेंटिसिटी, सिंसेरिटी और मानवीय भाषा के मूल्य पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब कोई मशीन इंसानी भाषा की इतनी अच्छी नकल कर सकती है, तो एक असली इंसान की सोच का क्या मूल रह जाता है? यही तो। इन गहरे सवालों को समझने के लिए ऑरवेल और हक्सले जैसे लेखकों का साहित्य पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कहानियां हमें इन नई चुनौतियों के बारे में सोचने के लिए एक ढांचा और भाषा देती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हम कहाँ पहुंचे हैं? ऐसा लगता है कि हम किसी एक दुस्वप्न में नहीं, बल्कि दोनों के एक खतरनाक कॉकटेल में जी रहे हैं। ये कहना सबसे सटीक होगा। ऑरवेल निगरानी की टेक्नोलॉजी को लेकर बिल्कुल सही थे। कैमरे, ट्रैकिंग, डेटा कलेक्शन, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन हमारा समाज हक्सले की दुनिया जैसा ज्यादा है, जो सुख, उपभोग और रासायनिक तरीकों से नियंत्रित होता है। हमें डर से काबू नहीं किया जाता, हमारा ध्यान भटकाकर हमें काबू में रखा जाता है। अंतहीन मनोरंजन, सोशल मीडिया की रील्स, ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, हमें इन सब में इतना उलझा दिया जाता है कि हम बड़े और जरूरी सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। तो हम एक दोहरी मुसीबत में हैं। सरकारें और कंपनियां हमें ऑरवेल की तरह देख रही हैं, और हम खुद हक्सले की दुनिया की तरह मनोरंजन में खोए हुए हैं, ताकि हमें इसका एहसास ही ना हो। बिल्कुल। इसीलिए दोनों ही उपन्यास आज भी शक्तिशाली चेतावनी है। ऑरवेल हमें बाहरी दमन से सावधान करते हैं, जबकि हक्सले हमें भीतरी गुलामी से। हाँ, हक्सले हमें उस दुनिया से आगाह करते हैं जहां लोग अपनी गुलामी से प्यार करने लगते हैं और अपनी सोच की क्षमता को नष्ट करने वाली तकनीकों की पूजा करते हैं। ये किताबें हमें याद दिलाती हैं कि जब हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आलोचनात्मक सोच और सच को महत्व देना बंद कर देते हैं, तो क्या हो सकता है। ये चर्चा एक बहुत जरूरी विचार के साथ समाप्त होती है। जैसे जैसे एआई इंसानी और मशीनी कंटेंट के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है, अब मुख्य सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन देख रहा है, बल्कि ये भी है कि असली क्या है। और यही हमारी अगली बड़ी चुनौती है। हम उस दुनिया में सच्चाई की पुष्टि कैसे करेंगे जहां जानकारी बनाने वाले उपकरणों के साथ उस पैमाने पर हेरफेर किया जा सकता है जिसकी कल्पना शायद ऑरवेल और हक्सले ने भी नहीं की होगी। जब कोई भी व्यक्ति डीप फेक वीडियो बना सकता है, एआई से कोई भी टेक्स्ट लिखवा सकता है, तो हम किस पर भरोसा करेंगे? ये सवाल आने वाले समय में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाला है।